हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न उत्तर पर डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस जो है सो कवर किए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 25 और करेंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जेब प्रक्रम चैप्टर से हम आपको 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों करवाएंगे। तो आज कंप्लीट हो जाएगा, यह तीसरा लेक्चर है। यदि आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप देख रहे हैं आपके सामने में फर्स्ट प्रश्न, जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है दोस्तों कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। कहता है दोस्तों जीवों के शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वह किस क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कहता है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन और श्वसन। तो दोस्तों जनन से तो जीव जो है अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं दोस्तों, संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने वंश को वृद्धि करते हैं। नियंत्रण में क्या होता है कि दिमाग जो है आपका ब्रेन दोस्तों, ब्रेन यह क्या करता है, शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसमें उत्सर्जन होता है। और श्वसन क्रिया द्वारा क्या होता है, शरीर में ऊर्जा बनता है, ठीक है दोस्तों। श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पर कहता है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है जगह दोस्तों, सही हो जाएगा श्वसन, ठीक है। श्वसन क्रिया के द्वारा जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के परमाणुओं से बना होता है दोस्तों। ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना होता है। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है दोस्तों C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन का 6 परमाणु, ठीक है दोस्तों, कार्बन का 6 परमाणु से मिलकर ग्लूकोज बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कार्बन का 6 परमाणु मिलकर के, कहता है कार्बन का कितने परमाणु से बना होता है, तो 6 परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। कहता है कि मनुष्य में जो है दोस्तों कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अग्नाशय जो है यह उत्सर्जन अंग नहीं है, ठीक है। यह जो है उत्सर्जन अंग नहीं है, क्योंकि देखिए यकृत जो है, यकृत पीत का स्राव करता है और पीत को क्या करते हैं, थूक के माध्यम से फेंकते रहते हैं, ठीक है। पीत को क्या करते हैं, थूक के माध्यम से फेंकते रहते हैं। विरिक क्या करता है आपका, उत्सर्जन अंग है। यह विरिक जो है मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग है दोस्तों। यह क्या करता है, ब्लड को और पानी को छानने का कार्य करता है और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में जमा करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फेफड़ा भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह तीनों जो है उत्सर्जी अंग है, जबकि अग्नाशय आपका क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग नहीं होगा, ठीक है। अग्नाशय आपका उत्सर्जी अंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। दोस्तों पौधे में जो पत्ती होता है दोस्तों, तो पत्ती में गैस के निष्कासन के लिए, ठीक है दोस्तों, पत्ती में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है दोस्तों। तो कहता है प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो दोस्तों विसरण क्रिया का उपयोग होता है। विसरण क्रिया के द्वारा दोस्तों पौधे जो है गैस का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों, निष्कासन करते हैं, ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विसरण क्रिया। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। दोस्तों कहता है कि कीट, मानव, अमीबा और पक्षी। तो कहता है निम्नलिखित जीव में से किसमें उत्सर्जी अंग नहीं होता है। तो उत्सर्जी अंग खास रूप से किसमें नहीं होता है दोस्तों, अमीबा में नहीं होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें उत्सर्जी अंग नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो उत्सर्जन होता है दोस्तों शरीर के सतह से होता है, शरीर के किसी सतह से होता है, ठीक है दोस्तों, शरीर के किसी सतह से चिपक करके और बाहर निकल जाता है इसका उत्सर्जी पदार्थ अमीबा का। तो अमीबा में कोई खास उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक और अंग आपको समझा देते हैं दोस्तों। कहता है कि पत्ती, ठीक है दोस्तों, पत्ती को दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, ठीक है। और हरित लवक को दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हरित लवक को दोस्तों अंगक बोलते हैं और पत्ती को अंग बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। अगर यदि दोस्तों आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग, तो ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, पत्ती, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों अंगक, ठीक है, यहाँ पर आपको अंगक पूछ रहा है दोस्तों। तो यदि आपको अंगक पूछेगा तो हरित लवक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा रहता है। कहता है कि दोस्तों ग्रसनी जो है यह किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रासनली से जुड़ा होता है दोस्तों, तो यह निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। इस छिद्र को निगल द्वार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, निगल द्वार बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निगल द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि ग्रसनी जो है दोस्तों, ग्रसनी ग्रासनली से निगल द्वार के छिद्र द्वारा जुड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों रक्षी कोशिकाएं जो है वो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है, पौधे के पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है एक सामान्य मनुष्य के रक्त के 100 ml यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों। कहता है कि रक्त, ठीक है, और मनुष्य का रक्त यानी कि 100 ml। ठीक है, 100 ml में कहता है यूरिया की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा आपको 18 से 30% के अंतर्गत आ जाता है। 18 से 30%। ठीक है, 18 से 30% के बीच आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये सब तो 18 से भी कम है दोस्तों, और 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 मिलीग्राम 100 ml रक्त में। ठीक है, कितनी यूरिया होती है? तो यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पीले रंग के चिपचिपे द्रव प्लाज्मा कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है कि मनुष्य के दांत, कहता है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के दांत यानी कि मनुष्य का जो दांत होता है दोस्तों, उसकी सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं इनामेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, इनामेल बोलते हैं। इनामेल की परत होती है। ठीक है, यह बहुत ही कड़ी होती है दोस्तों, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनामेल की परत होती है, जो दांत को सुरक्षा देने का कार्य करती है। ठीक है, दांत को क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें आता है आपको सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि, सबलिंगुअल लाल ग्रंथि और पेरोटिड लाल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो यहाँ पर मुख गुहा में जो है आपका मुख्य रूप से जो है सो यहाँ पर मुख गुहा में आपको 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख गुहा में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है दोस्तों। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में, ठीक है दोस्तों, 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 ग्राम। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या कहलाती है? दोस्तों ये धमनी है। ठीक है, और मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बट करके क्या कहलाती है दोस्तों? तो धमनियां बट करके धमनिकाएं कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, धमनियां बट करके क्या कहलाती है? धमनिकाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में कहता है दोस्तों कि मानव हृदय, कहता है मानव हृदय में निलय के संकुचन की स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों संकुचन, यहाँ पर संकुचन बोल रहा है दोस्तों, तो संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल बोलते हैं दोस्तों, संकुचन का इंग्लिश में होता है सिस्टोल। तो यहाँ पर क्या होता है? संकुचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव हृदय में निलय के संकुचन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो सिस्टोल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों, सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रेजिन, कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? दोस्तों रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है दोस्तों चीर नामक पदार्थ होता है दोस्तों, चीर का उत्सर्जी अंग है रेजिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, चीर का उत्सर्जी अंग क्या है? रेजिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में, कहता है निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? कहता है दोस्तों अमीबा में जो पोषण होता है, ठीक है, अमीबा जीव में जो पोषण होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा में जो पोषण होता है तो अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, बहिष्करण भी होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता। ठीक है, अपघटन दोस्तों मृतजीवी में होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है आपको अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है? अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रक्रिया नहीं होता? अमीबा में कौन सा प्रक्रिया नहीं होता है? तो अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है दोस्तों छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नालीनुमा रचना को क्या कहते हैं। दोस्तों छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली नालीनुमा रचना को दोस्तों क्या कहते हैं, तो नालीनुमा रचना को सीकम कहते हैं, ठीक है, सीकम कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, सीकम, ठीक है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के नालिका के जोड़ पर पाए जाने वाली नलीनुमा रचना को सीकम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कहता है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, ठीक है दोस्तों। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ का क्या होना, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, कहता है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक ताप कितना होता है। दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर को दोस्तों बोलते हैं शिथिलन, ठीक है, शिथिलन बोलते हैं दोस्तों, शिथिलन दाब। डायस्टोलिक प्रेशर को शिथिलन दाब बोलते हैं, या नहीं तो प्रसारण दाब भी बोलते हैं, ठीक है, प्रसारण दाब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80, ठीक है, सिस्टोल बटे डायस्टोल, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बटे डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि रक्त दाब है दोस्तों, बीपी भी जिसको बोलते हैं, 120/80। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है वह विधि, ठीक है, जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, जिसे खाता है पीता है कर उनका उपयोग करके वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें पोषण कहते हैं, ठीक है, उन्हें पोषण कहते हैं। जब तक आदमी पोषण नहीं लेगा दोस्तों तब तक वह जीवित ही नहीं रहेगा, तो जनन कहाँ से करेगा और वृद्धि कहाँ से करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोषण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर डेंटाइन के, यहाँ पर कहता है दोस्तों डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। डेंटाइन, जैसे मान के चलिए दांत है, ठीक है, दांत है और दांत के ऊपर जो डेंटाइन का परत दोस्तों पड़ा रहता है, उसके ऊपर भी एक परत होता है दोस्तों, उस परत को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उस परत को दोस्तों इनामेल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इनामेल, जो कि बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों और हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है आपका इनामेल, ठीक है। इनामेल की परत जो दांत को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, दांत को लगातार सुरक्षा प्रदान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवर्तन है कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहता है एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पेलिसेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पेलिसेड, ठीक है। पेलिसेड में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स नामक यौगिक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पेलिसेड। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि वृक्क के, यहाँ पर कहता है वृक्क के बाहर संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बनी संरचना घिरा होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है। वृक्क के बाहर जो है उत्तक आरेखित पेशियों, ठीक है, जिस संरचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल से यह ढका होता है या घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कैप्सूल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। दोस्तों युगलिना नामक जो जीव है दोस्तों, युगलिना में पदार्थ का परिवहन जो होता है दोस्तों वह किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, तो वह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विसरण क्रिया के द्वारा युगलिना में पदार्थों का परिवहन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुंचाया दोस्तों। और यदि आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। यदि आप दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम दोस्तों चलाते हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि कहा था कि जब प्रक्रम चैप्टर से आपसे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से प्यार दुलार और सपोर्ट बनाइए रहिए। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।